आज के लेक्चर में हम जो है वो कैशिंग से स्टार्ट करेंगे। कैशिंग बेसिकली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो आपके रैम और सीपीयू के दरमियान जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है उसको जो है वो फास्ट करता है। और इसके लिए नॉर्मली जो है इसको यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपके पास जो है वो स्टोरेज में से डेटा जो है वो फास्टर फॉर्म में मूव करवाना होता है। वहाँ पे हम जो है वो इसे यूज़ करते हैं। इन हम कह सकते हैं कि हम इसे जो है वो एक स्लोअर डिवाइस से डेटा जो है वो फास्ट डिवाइस में आगे जो है वो मूव करवाते हैं और वहाँ से आगे जो है वो सीपीयू तक नॉर्मली जो है वो मूव होता है। इसको हम इसीलिए जो है वो फास्ट स्टोरेज भी कहते हैं, जो कि कैश है। और इसको नॉर्मली जो है वो पहले चेक किया जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कैश मेमोरी में है या नहीं है। अगर तो कैश मेमोरी में होती है इंफॉर्मेशन तो वेल एंड गुड, वहीं से डेटा जो है वो रीड करके आगे जो है वो प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर देता है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर रैम में से डेटा जो है वो पहले कैश में कॉपी किया जाता है और फिर वहाँ से आगे जो है वो उसे प्रोसेस किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम जो है वो कैश हिट और कैश मिस का कॉन्सेप्ट बेस में से ड्राइव होता है कि अगर जो है वो आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अगर तो कैश मेमोरी में पड़ा है तो हम उसे कैश हिट कहते हैं, और अगर जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है या डेटा है वो अगर कैश मेमोरी में नहीं पड़ा तो हम उसे कैश मिस कहते हैं। इट मीन फिर उस डेटा को जो है वो अगर कैश मिस अक्कर होता है तो फिर डेटा को जो है वो रैम में से रीड किया जाता है, रीड करके उससे कैश मेमोरी में लोड किया जाता है और वहाँ से फिर आगे डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है प्रोसेसर तक। अब कैश नॉर्मली जो है वो एक स्मॉलर स्टोरेज के, अगर तो स्मॉलर स्टोरेज हो और हमें डेटा जो है वो ज़्यादा कैश में चाहिए होता है तो फिर ये जो है वो मेन दो इश्यूज रेज होते हैं इसकी वजह से। एक तो कैश मैनेजमेंट जो है वो उसका इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम है कि फिर आपने कैश को मैनेज कैसे करना है, और दूसरा कैश का साइज़ है और कैश के अंदर जो डेटा रिप्लेसमेंट पॉलिसी है कि अगर जो है वो आपने कोई डेटा अपडेट किया, सीपीयू ने वापस राइट बैक करना है डेटा, तो क्या वो कैश मेमोरी में अपडेट करेगा या डायरेक्ट जो है वो रैम में अपडेट होगा। और जब वो डेटा या नया डेटा जब लोड करना है कैश में तो उसमें पहले वाले कौन से डेटा को वो रिप्लेस करेगा। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो है कोई ना कोई प्रॉपर पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ती हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर का। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो बेसिकली वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हमारे पास हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि जो हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इस काबिल होती हैं कि वो डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो तकरीबन मेमोरी की स्पीड के साथ ही जो है वो उसी स्पीड के साथ डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकती हैं। अब डिवाइस कंट्रोलर जो है वो ब्लॉक्स में डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो डेटा ब्लॉक्स क्योंकि हर डिवाइस के साथ एक बफर इन्वॉल्व होता है, पहले डेटा उस बफर में मूव होता है, उस बफर से फिर आगे जो है वो मेमोरी या मेमोरी तक डेटा मूव होता है और इसमें नॉर्मली सीपीयू की इंटरवेंशन नहीं होती। इसलिए हम इसको जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इन शॉर्ट इसे जो है वो डीएमए भी कहा जाता है। और इसके अंदर नॉर्मली जो है वो एक ही जो है वो इंटरप्ट जनरेट होती है पर डेटा ब्लॉक के लिए, यानी एक डेटा ब्लॉक के लिए एक इंटरप्ट जनरेट होगी। जब एक डेटा ब्लॉक ट्रांसमिट हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आगे जो सीपीयू को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एक डेटा ब्लॉक जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है, बजाय इसके कि हम जब हर एक बाइट जो है वो जब ट्रांसमिट हो तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक इंटरप्ट जनरेट की जा रही हो। तो यहाँ पे फिर जो है वो इंटरप्ट हैंडलिंग वाला इशू भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंटरप्ट जनरेट हो रही हो, फ्रीक्वेंट इंटरप्ट जनरेट हो रही हो, तो फिर जो है वो सीपीयू यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता वो तब तक जब तक जो है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। अब नॉर्मली जो है वो अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने जो है वो आपके पास जो है वो एक सीपीयू है या प्रोसेस जो है वो मूव कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो डायरेक्टली जो है वो डेटा कैश मेमोरी से रीड हो रहा है
और कैश मेमोरी से जो है वो डेटा को रीड करके उसे प्रोसेस किया जा रहा होता है। इसी तरह आपके पास रैम भी पड़ी है और रैम से डेटा जो है वो डेटा इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ से फैच की जा रही हैं, वहाँ से डेटा जो है वो मूव हो रहा है। और अगर जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वाला मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो फिर इसमें जो है वो CPU इन्वॉल्व नहीं होता। CPU जो है वो यूज़र्स इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं और इनपुट आउटपुट जो है वो सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी CPU की तरफ से। जब रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी तो रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद डायरेक्ट डेटा जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और नॉर्मली जो है वो CPU से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक डायरेक्ट डेटा जो है वो मूव नहीं होता। इसे भी प्रॉपर वही वे फॉलो किया जाता है उसके लिए भी कि डेटा जो है वो रैम में जाता है और रैम से जो है वो फिर आगे जो है वो कैश में और कैश से वो CPU तक मूव करता है। अब कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो हमारे पास जो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो है एक सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर यूज़ किया जाता है और मोस्ट सिस्टम्स हैव स्पेशल पर्पस प्रोसेसर एज वेल कि वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम आते हैं जिनके अंदर मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। मल्टी प्रोसेसर्स का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स जो हैं वो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। और नॉर्मली आजकल जो हमारे पास सिस्टम्स आ रहे होते हैं उसमें नॉर्मली हमारे पास जो है एक से ज़्यादा ही प्रोसेसर यूज़ होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे पास जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होती है और उसके अलावा जो है वो टाइटली कपल्ड सिस्टम भी हम इन्हें कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो अगर हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए फिर हमें जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। उससे हम फर्दर जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके थ्रू जो है वो थ्रूपुट डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज़ होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि अगर आपने इसको जो है वो बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स तो आपका थ्रूपुट तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो बेसिकली कम आती है। और फिर जो है वो रिलायबिलिटी भी बढ़ती है कि जो फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो कम अक्कर होते हैं। क्योंकि कहीं पे अगर फॉल्ट अगर आता है तो उसमें आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं तो ऐसा जो है वो इतना इशू जनरेट नहीं होता, यानी आपका सिस्टम टोटली जो है वो वर्किंग बंद नहीं कर देता। हाँ डेफिनेटली जो है वो उसमें डिग्रेड तो होती है उसकी परफॉर्मेंस अगर कोई एक प्रोसेसर काम करना छोड़ देता है, लेकिन टोटली आपका सिस्टम जो है वो बंद नहीं होता। तो उसके लिए फिर जो है वो हमें ये बस सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है। नॉर्मली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है और दूसरी जो है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में ये है कि आपने जो है वो हर प्रोसेसर को एक अलग टास्क असाइन किया हुआ है और वो जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। जब हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में आते हैं तो फिर हर प्रोसेसर जो है वो सारी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो है वो आपकी जो है वो एक ही एप्लीकेशन है, एक ही टास्क है, उसको हम डिफरेंट टास्क में डिवाइड करते हैं, सारे उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जबकि एसिमेट्री के अंदर ये है कि हर एक को आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स असाइन किए हुए हैं और उन्हें इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब अगर इसके अंदर जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो है 3 डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं जिसको हम CPU 0, CPU 1, CPU 2 कह रहे हैं और हर एक के अंदर जो है वो सेपरेट रजिस्टर्स भी हैं, कैशे भी हैं, लेकिन मेमोरी जो है वो शेयर हो रही होती है। तो जब मेमोरी शेयर हो रही होती है तो थोड़ा सा इसमें जो है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर जो है इश्यूज आते हैं और उसके लिए फिर आगे हमें जो है वो कुछ एडवांस किस्म की जो है वो टेक्निक्स चाहिए होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूल कोर डिज़ाइन कि अगर हमारे पास CPU की चिप एक है और उसमें कोर्स एक से ज़्यादा हैं तो उसको फिर जो है वो हम मल्टी चिप या मल्टी कोर कहते हैं। उसके अंदर
सिस्टम कंटेनिंग ऑल चिप्स चेसिस कंटेनिंग मल्टीपल सेपरेट सिस्टम, कि एक ही चिप है उसके अंदर मल्टीपल सेपरेट सिस्टम है। एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो आपके पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है, फिजिकली चिप एक होती है, उसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स दो लगा दिए जाते हैं, और जो कि ऐसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे जो है वो दो सीपीयूज काम कर रहे होते हैं। तो उससे जो एक प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली हम उससे एक कोर कह रहे होते हैं, और कोर के अंदर जो है हर कोर के अपने रजिस्टर होते हैं, अपने कैशे होती हैं, वो शेयर नहीं कर रहे होते, लेकिन जो मेन मेमोरी है वो दोनों में शेयर हो रही होती है। उसके बाद आते हैं जी क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम बेसिकली जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो ये इंडिविजुअल सिस्टम होते हैं जिन्हें जो है वो फिजिकली मल्टीपल डिफरेंट सिस्टम्स एंड लॉजिकली उन्हें इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि वो लगता है ऐसे कि जैसे वो सारा एक ही सिस्टम है, और मल्टीपल सिस्टम जो है वो मिलके काम कर रहे होते हैं। और नॉर्मली इनके अंदर जो है वो स्टोरेज वगैरह जो है वो शेयर हो रही होती है, जो कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू होती है। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि ये फेलवर्स जब अक्कर होता है तो उसमें भी ये सरवाइव कर जाता है, क्योंकि हमने मल्टीपल सिस्टम्स को लॉजिकली कंबाइन कर रहे होते हैं और उन्हें शो वैसे किया जा रहा होता है जैसे ये मल्टीपल सिस्टम, उसमें अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाता है तो एक्चुअली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि मल्टीपल नोड्स हैं और वो जो है एक ही एप्लीकेशंस को डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो कोई भी जो है वो उसमें ऐसा जो है वो फेलवर अक्कर नहीं होता, और उसकी वजह से जो है वो एक सिस्टम होता है जो कि उसको एक होस्ट स्टैंड बाय मोड के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली एक ही मशीन हमें शो हो रही होती है, जिसको हम एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहते हैं, जिसमें जो है वो एक मशीन होती है और उसमें जो है वो मल्टीपल जो है वो स्टैंड बाय मोड होते हैं। जबकि जिसको हम सिमेट्रिक कह रहे होते हैं हैज़ मल्टीपल नोड्स रनिंग एप्लीकेशन मॉनिटरिंग ईच अदर, यानी एसिमेट्री के अंदर जो है वो एक ही मशीन है, जबकि सिमेट्री के अंदर मल्टीपल मशीन्स हैं, लेकिन वो मल्टीपल मशीन्स जो हैं वो एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं और एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही होती हैं। सम क्लस्टर्स आर फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिसकी एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली जो है वो पैरेललाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, और कुछ और भी ऐसे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर भी कहते हैं, टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, कि डिफरेंट ऑपरेशंस के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स कर होते हैं उनसे बचने के लिए जो है वो DLM वाली अप्रोच भी इनमें यूज़ की जाती है। अब क्लस्टर सिस्टम में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 कंप्यूटर्स हमने यहाँ पे शो किए हैं। एक स्टोरेज है जो कि नेटवर्क के थ्रू वो शेयर किया जा रहा है, उस स्टोरेज पे ये तीनों डेटा रीड भी कर रहे हैं, डेटा राइट भी कर रहे हैं, और तीनों जो है वो वहीं से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और तीनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो इट मीन हमारे पास एक्चुअली 3 डिफरेंट इंडिविजुअल सेपरेट सिस्टम्स हैं, लेकिन उनको लॉजिकली इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि वो मिलके जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं या परफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का आता है, जिसको हम जो बैच सिस्टम भी कहते हैं। और इसका एक्चुअल जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप एट अ टाइम अगर रैम में एक से ज़्यादा जॉब्स लोड कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। और जो इससे पहले वाले सिस्टम थे जो कि सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम थे, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं थे, उनमें एट टाइम जो है वो एक ही जॉब रैम में लोड हो सकती थी, और जब तक वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती थी तब तक जो है वो अगली जॉब लोड नहीं की जा सकती। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो आप एक से ज़्यादा जॉब्स एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक यूज़र जो है वो CPU को ऑलवेज बिजी नहीं रख सकता, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हर टाइम बिजी नहीं रख सकता। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र्स हों, उनके मल्टीपल प्रोग्राम्स आप जो है वो अगर रैम में लोड किए जा सकते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका CPU भी जो है वो एक से ज़्यादा जॉब्स या प्रोसेसेस होंगे उसके लिए जिन्हें उसने एग्जीक्यूट करना होगा।
तो अगर एक से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी तो एट अ टाइम कोई एक अगर जॉब परफॉर्म हो रही होगी तो एक से ज़्यादा जॉब बाकी जो है वो वेटिंग स्टेट में होंगी, जो कि वेट कर रही होंगी सीपीयू के फ्री होने का। इसके अलावा आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी साथ फ्री नहीं होंगी, वो भी एक्चुअली उसी के साथ अगर प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ ही अगर किसी यूज़र ने इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है तो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी उसी टाइम पे बिजी रहेंगी। और उसके लिए फिर हमें जो है वो डिफरेंट स्केड्यूलिंग टेक्निक्स चाहिए होती हैं कि अगली जॉब कौन सी जो है वो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी, जहाँ पे जॉब और प्रोसेस का वर्ड जो है वो एज अ सिनोनिम यूज़ किया जाता है। यानी हम जॉब स्केड्यूलिंग भी इसे कहते हैं, हम इसे प्रोसेस स्केड्यूलिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे इसका एक और एडवांटेज ये भी कि अगर आपके पास जो है वो एक यूज़र अगर वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट के कंप्लीट होने के, तो उसी वक्त जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और जॉब पे स्विच हो सकता है कि एक जॉब इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रही है या एक प्रोग्राम आपका जो है जिसे हम यहाँ पे प्रोसेस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो अगर एक जो है वो इनपुट आउटपुट पे चला गया तो उस वक्त जो है वो कोई और जॉब जिसको प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है प्रोसेसर जो है वो स्विच कर दिया जाता है उस दूसरी जॉब तक। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर आता है वो टाइम शेयरिंग है, जिसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग बेसिकली जो लॉजिकल एक्सटेंशन है जिसमें सीपीयू जो है वो स्विच करता है जॉब्स को फ्रीक्वेंटली, जिसमें जो है वो यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट जॉब के साथ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और ये हम जिसको हम कहते हैं कि ये एक इंटरएक्टिव जो है वो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बनता है। इसको हम जो है वो नॉर्मली ये कहते हैं कि इसका जो रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 1 सेकंड होता है और हर यूज़र जो है उसके पास कम से कम एक प्रोग्राम उसका जो है वो रैम के अंदर लोड हो, जिसे हम यहाँ पे प्रोसेस भी कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि एग्जीक्यूट होना चाहती हैं तो वहाँ पे फिर हमें सीपीयू स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। और इसके लिए फिर साथ ही जो है वो अगर मेमोरी इतनी अवेलेबल नहीं है जितना आपके प्रोग्राम को चाहिए तो उसके लिए फिर जो है वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। और वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो है वो स्वैपिंग के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं, जिसमें स्वैप इन भी होता है और स्वैप आउट भी होता है। और फिर वर्चुअल मेमोरी जो है वो बेसिकली जो है वो आपके प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रही होती है, क्योंकि अगर आपने कोई 4 GB की रैम यूज़ कर रहे हैं और प्रोग्राम को अगर रैम ही उसे 5 GB 6 GB चाहिए तो वहाँ पे फिर जो है वो हमें वो एक प्रोग्राम ही सारे के सारा रैम में एट अ टाइम लोड नहीं हो सकता, तो फिर वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से जो है वो मल्टीटास्किंग सिस्टम जो है उनके अंदर जो है वो एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो और ज़्यादा साइज़ की जॉब वो अपलोड की जा सकती हैं, लोड की जा सकती हैं और वो एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आगे एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है, एक प्रोसेसर है तो एट अ टाइम एक ही जॉब प्रोसेस हो रही होगी, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर जो है एक से ज़्यादा जॉब प्रोसेस हो सकती हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम तो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक्चुअली कर्नल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो लोड है। उसके बाद जॉब 1 भी लोड है, जॉब 2 भी लोड है, जॉब 3 है और फिर जॉब 4 है। और यानी एट अ टाइम जो है वो 4 यूज़र एप्लीकेशन जो है वो या प्रोसेस या प्रोग्राम या जॉब जो है वो लोड है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। इसी तरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम जो है ऑपरेशंस पे आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट ड्रिवन कहते हैं जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों हो सकती हैं, तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो हैं वो हर डिवाइस की अपनी होती हैं, उनके ऊपर प्री डिफाइंड होती हैं कि इस डिवाइस से जो इस तरह की इंटरप्ट जो है जनरेट होनी है और फिर उन इंटरप्ट्स को हैंडल कैसे करना है, उनके अगेंस्ट इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन्स भी डिफाइन होती हैं कि अगर इस डिवाइस से ये वाली इंटरप्ट तक जनरेट होती है तो उसे हैंडल कैसे करना है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं जिन्हें हम एक्सेप्शन या ट्रैप भी कहते हैं, वो बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप की एरर्स हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप की जो है वो रिक्वेस्ट हो सकती हैं डिफरेंट सर्विसेज की जिसकी उसके पास एक्सेस के राइट्स नहीं है,
और अदर प्रोसेस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिसमें इनफिनाइट लूप है, जिसमें प्रोसेसेस मॉडिफाइंग ईच अदर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो अगर आप प्रोसेसेस को मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो वो भी उसमें इशू आते हैं। इसके अलावा उसमें जो है वो ड्यूल मोड का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ड्यूल मोड है इट मीन दो मोड्स यूज़ होते हैं। एक मोड को हम यूज़र मोड कहते हैं और दूसरे मोड को हम जो है वो कर्नल मोड कहते हैं। अब यूज़र मोड जो है वो जितने भी यूज़र प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली जो है वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी काम हो रहे होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी काम परफॉर्म कर रहा होता है वो कर्नल मोड में करता है। तो यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है वो यूज़र मोड में देगा, लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शन उसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होगा या वो इंस्ट्रक्शन जो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है तो वहाँ से मोड स्विच होगा, मोड यूज़र मोड से कन्वर्ट होगा कर्नल मोड में, और कर्नल मोड में जब जाएगा तो वहाँ पे बेसिकली सिस्टम कॉल यूज़ हो रही होती हैं। वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू फिर जो है वो आगे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जितने भी हार्डवेयर जहाँ पे इन्वॉल्व होता है ताकि जो इंफॉर्मेशन जाती है या उसे इंस्ट्रक्शन जाती है बेसिकली कर्नल मोड में होती हैं, वो यूज़र मोड में नहीं आती। तो मोड को फिर स्विच किया जाता है। उसके लिए जो एक मोड बिट यूज़ होती है जो कि हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, और मोड बिट की वैल्यू अगर जो है वो 0 हो तो इट मीन्स कि वो कर्नल यूज़र मोड में है, और अगर उसकी वैल्यू 1 कर दी जाए तो वो कर्नल मोड में चला जाता है, और दोबारा उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो इट मीन यूज़र मोड में है, अगेन 1 कर दें तो वो कर्नल मोड में है। तो इट मीन जो मोड स्विच बेसिकली डिफाइन इसकी बेस पे डिफाइन होता है कि मोड जो है वो इस वक्त कर्नल मोड है। ये बिट डिफाइन करती है कि करंटली जो है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूशन हो रही है या यूज़र मोड में हो रही है, और इसकी बेस पे जो है वो ये हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जो इस वक्त जो एप्लीकेशन रन हो रही है या जो प्रोसेस रन हो रहा है वो क्या यूज़र मोड में है या कर्नल मोड में है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो है प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, और प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो है वो सिर्फ कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो सकती हैं, वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। और एक सिस्टम कॉल यूज़ होती है जो कि इसको चेंज करती है यूज़र मोड से कर्नल मोड में, और फिर जो है वो उसकी रिटर्न जो है वो उसको रीसेट कर देती है वापस जो है वो यूज़र मोड में। और इसका फ़ायदा ये होता है इंक्रीजिंगली CPU सपोर्ट मल्टीपल मोड ऑपरेशंस, वर्चुअल मशीन मैनेजर मोड फॉर गैस VMs, और इसी का एक और जो है वो टाइप है जो कि वर्चुअल मशीन मैनेजर है, जिसको हम VMM भी कहते हैं, कि आप एट अ टाइम सिस्टम में वर्चुअली एक से ज़्यादा, यानी आपके पास हार्डवेयर एक ही है लेकिन वो वर्चुअली आपको जो है वो एक से ज़्यादा हार्डवेयर शो कर रहा होता है। यानी आपके पास एक ही रैम है, एक ही प्रोसेसर, एक ही हार्ड डिस्क है, लेकिन वर्चुअली वो उसको सब सिस्टम में डिवाइड कर रहा होता है, या एक आपको सेपरेट वर्चुअल मशीन बना के दे रहा होता है। वो फिजिकल मशीन तो एक ही होती है लेकिन उसके ऊपर आप मल्टीपल जो है वो वर्चुअल मशीन डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह हम जो है एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं एक ही मशीन के ऊपर, और उन्हें एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल को आप यूज़ भी कर सकते हैं, एक से स्विच करके आप दूसरे में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जावा भी VM में भी वर्चुअल मशीन के मोड में यूज़ होता है, एग्जीक्यूट होता है कि वो वर्चुअली जो है वो एक मशीन अलग से जो है वो से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो यूज़र टू कर्नल मोड अब स्विच कैसे होता है। मेन जो इसके अंदर है कि टाइमर टू प्रिवेंट इन्फिनाइट लूप प्रोसेस हॉगिंग रिसोर्सेज, टाइमर इज सेट टू इंटरप्ट द कंप्यूटर आफ्टर सम टाइम पीरियड, कि हमने अगर उनके इंटरप्ट्स को मैनेज करना है तो उसके एक एग्जांपल हम देखें कि जो यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये यूज़र प्रोसेस है। अब उसकी बेस पे जो है वो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, सिस्टम कॉल जो है वो मोड बिट को जो है वो 1 से 0 कर देगी, 0 होगी तो उसकी बेस पे अब जो है वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, कर्नल मोड में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ट्रैप अक्कर हुआ फॉर एग्जांपल, वो ट्रैप जब आया तो
मॉड बिट चेंज होगी, जब 0 में आ गई तो इट मीन के वो अब जो है वो कर्नल मोड में चला गया, वहाँ से दोबारा सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी और उसे वापस जो है वो ट्रैप को मैनेज करने के बाद, हैंडल करने के बाद वापस जो है वो उस बिट की वैल्यू 1 कर दी जाएगी। इट मीन वापस आपका सिस्टम जो है वो यूज़र मोड में आ गया।